नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। मेरे हाथ में है एप्पल बेर। ये खारे पानी में रेतीली मिट्टी में उगाए गए हैं, लेकिन बेहद मीठे हैं। यहाँ 5 एकड़ के खेत में सुभाष बोहरा जी ऑर्गेनिक एप्पल बेर उगा रहे हैं और इस बार इनकी फसल जिस तरह से आप पीछे देख रहे हैं, इनका बेर 40 से 50 रुपए किलो बिक रहा है। लेकिन दूसरी तरफ की स्टोरी भी आपको जरूर जाननी चाहिए, क्योंकि सही जानकारी न होने के अभाव में किसान उस जगह पर वो फसल लगा लेते हैं जिसकी मार्केटिंग में दिक्कत आती है या पैदावार अच्छी हो नहीं पाती। इसीलिए पूरी जानकारी जरूर लीजिए ताकि आपको पता चले कि यदि आप बागवानी करना चाहते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार जी सुभाष जी। नमस्कार जी। आपके यहाँ पर सबसे पहले बताइए, पानी का टीडीएस क्या, पानी कैसा है? पानी का टीडीएस हमारा 4,500 है जी फिलहाल का। और ये रेतीली मिट्टी है बिल्कुल जी बिल्कुल बाबू। लेकिन बेर मीठे हैं, तो इसकी शुरू से कहानी बताइए। आपने कहा कि ऑर्गेनिक आप कर रहे हैं, बेर लगाए कौन सी वैरायटी के लगाए, फिर किस चीज में क्या क्या डाला जमीन में और अब कितनी पैदावार हो रही थी? टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सर देखिए, हमने ये 6 साल पहले इसकी शुरुआत की थी और हमने गुजरात से इसके पौधे मंगा के इसको लगवाया था। और सबसे पहले हमने हमारी मिट्टी भी चेक करवाई, लेकिन मिट्टी का कार्बन जो है हमारा बिल्कुल लो था जी, 0.2 के आसपास हमारा कार्बन था। तो हमने पानी भी टेस्ट करवाया, मिट्टी भी टेस्ट करवाई, लेकिन हमने भिवानी में भी चेक करवाया लैब में, उन्होंने भी मना किया। और हिसार HIU यूनिवर्सिटी में करवाया, उन्होंने भी मना किया हमें, भैया आपकी इस पानी में भी कुछ नहीं हुआ, मिट्टी में भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन थोड़ी मैंने गहन रिसर्च की, इसके बारे में पता किया भी बेर जो है ये है खारे पानी में हो सकता है। तो मैंने काफ़ी स्टडी करने के बाद हमने फाइनल किया भी हम बेर लगाना हमारा उचित रहेगा। तो हमने फिर गुजरात से पौधे मंगवा के इसकी प्लांटेशन की, और प्लांटेशन करने से पहले हमने 5 एकड़ की बाउंड्री वाल लगाई, जो लोहे की फेंसिंग हमने की है। फर्स्ट स्टेप यही होता है, चाहे बागवानी आप किसी भी चीज़ की करें, सही तरीके से करेंगे वो बेस्ट रहता है। तो पहला काम इसमें फेंसिंग का होता है। और सेकंड हमने फिर इसमें ड्रिप सिस्टम लगवाया पूरे 5 एकड़ में। ड्रिप सिस्टम के बाद फिर हमने इसमें गड्ढे करवाए लगभग 2.5-3 फीट के आसपास, यानी कि स्टैंडर्ड साइज़ 3x3 का होता है गड्ढे करने का। और वह साइज़ हमने गड्ढे खुदवाने के बाद फिर हमने ड्रिप सिस्टम लगवा के फिर हमने इसमें प्लांटेशन की। हमने अगस्त में इसकी प्लांटेशन की थी, ताकि बरसात का मौसम आ जाता है तो पौधे को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारा पानी खारा है यहाँ। अगर हम डायरेक्ट पौधे में देते हैं, तुरंत लगाते हैं, तो पानी में उसमें पौधे में दिक्कत आ सकती है। तो पहला थोड़ा सा पानी अगर आप एक बार ठीक दे देंगे तो थोड़ा ठीक क्वालिटी का, तो पौधे में दिक्कत नहीं आती। बाद में आप वह पानी दे सकते हैं, लेकिन वह भी ड्रिप सिस्टम में सक्सेस हो सकता है आपका। ये आप ये सोचो भी फ्लड इरीगेशन में आप खारे पानी में कर सकते हैं, वह उसमें आपको दिक्कत आ सकती है। तो अगर आपको इस प्रकार की फार्मिंग करना चाहते हैं तो आप ड्रिप सिस्टम से इसमें थोड़ी बहुत बेल वाली सब्जियां भी आप ले सकते हैं, लेकिन वो फ्लड इरीगेशन में नहीं चलेगा। ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है इसमें। मतलब 4,500 TDS वाला पानी आपका है, जी, 4,500 TDS जी, इस पानी का। जी उसमें आपने सबसे पहले ड्रिप इरिगेशन से बिल्कुल एस्टेब्लिश किया, फिर ये पौधे लगाए जी जी। और उसमें पहली बार मीठा पानी दिया। मीठा तो पूरा नहीं था, लेकिन हमने थोड़ा 50-50 किया 50 उसको। किया, मिला हाँ, करके दिया। पहली बार सिर्फ एक बार दिया था। एक बार देखिए अगर आपने ड्रिप सिस्टम है तो भी जब आप पौधा लगाते हैं ताज़ा छोटे पौधे में, तो आपको एक बार फ्लड पानी उसमें देना पड़ेगा, खुला पानी। आप ड्रिप सिस्टम के सहारे उसको नहीं छोड़ सकते, भले ही आपने ड्रिप लगा रखी, लेकिन फर्स्ट टाइम आपको खुला पानी पौधे में देना पड़ेगा। 5 से 10 लीटर तक आपको हर पौधे को पानी देना पड़ेगा। व्यवस्था चाहिए आप कैसे भी कीजिए, क्योंकि जब नया पौधा लगता है तो उसमें हवा भी नीचे बच जाती है, तो कई प्रकार की दिक्कत आपको आ सकती है। जो ड्रिप से जो मॉइस्चर जाएगा उसमें समय लगता है और उससे हवा पौधे की नहीं निकल पाती है। तो एक बार आपको पानी देना पड़ेगा, उसके बाद आप ड्रिप सिस्टम आपका चलता रहेगा रूटीन में। और फिर ज़मीन में क्या डाला आपने? सर ज़मीन में हमने पर प्लांट हर गड्ढे में हमने 20 किलो गोबर की सड़ी हुई खाद हमने डाली। हमने खुद अपनी डिकम्पोजर से तैयार करके खाद को, फिर हमने उस खाद को इसमें डाला है। डिकम्पोजर से गली सड़ी खाद गोबर की डालने के बाद जी, जी। और यूरिया, DAP या और कोई नहीं न्यूट्रिएंट? नहीं नहीं सर, देखिए नहीं डाला? यूरिया DAP की ज़रूरत ही नहीं है सर। अगर आपने 20 किलो खाद पर प्लांट दी है तो कोई तरीका बनता ही नहीं वो देने का। 1% भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप 20 किलो खाद आप दीजिए, आपको 1% भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी फर्टिलाइज़र की। तो ये 20 किलो खाद आपने जब पौधारोपण किया तभी डाल दी? बिल्कुल उस टाइम डाल दी, लेकिन हम हर साल अब भी डालते हैं जी। अब देखिए, अब पौधा हमारा लगभग 6 साल का हो गया, तो पौधे की एवरेज आपको पकड़नी पड़ेगी। पौधा 2 साल का है तो 20 किलो, 3 साल का 30 किलो, 4 साल का 40 किलो, ऐसे जितने भी साल का है तो आपको हर साल की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। अब मान लीजिए 6 साल हो गए, तो हम पर प्लांट 60 किलो गोबर की खाद सड़ी हुई पौधे को हर साल देंगे, इसको हर साल बढ़ेगी वो। तो मतलब पैदावार लेने के लिए अगर केमिकल नहीं डालना चाहते तो ऑर्गेनिक के लिए गली सड़ी गोबर की खाद आपको इसमें डालनी पड़ती है। और बिल्कुल, क्या बिल्कुल, डालते हैं? सर हम इसमें फोलियर स्प्रे भी करते हैं, लेकिन उसका अब की बार हम नहीं कर पाए, क्योंकि पौधों की बढ़वार इतनी होगी, अंदर से निकलने की जगह कौन नहीं सा बची स्प्रे हमें। बताया आपने? स्प्रे हम जीवामृत का भी करते हैं, और सरसों की खली का है, नीम की खली है, तिल की खली है, मिक्स करके पत्थर का न्यूट्रिशन बनाते हैं। न्यूट्रिशन के काफ़ी प्रकार की वैरायटियाँ हैं।
तो हम 3-4 टाइप का रखते हैं और उससे जो भी बार बार चेंज करते रहते हैं, तो उसकी हम बार बार स्प्रे वो करते रहते हैं। इसमें स्प्रे करते हैं, ड्रिप पे देते हैं? सर हम ड्रिप में भी चलाते हैं। ड्रिप में एक तो हमारा जो वेस्ट डिकम्पोजर है या गोकर्पामृतम है वो हमारा लगभग रूटीन में रहता है, क्योंकि एक तो खारे पानी की समस्या के कारण क्या होता है, आपकी जो ड्रिप जो होती है उसके सुराख जो होते हैं वो चौक हो जाएंगे अगर आप ये डिकम्पोजर नहीं देंगे तो ड्रिप डिकम्पोजर क्या काम करता है, उसको रोकने से साल्ट जो आता है उसको ब्रेक कर देता है वो। तो ड्रिप सिस्टम आपका उससे चौक नहीं होता, तो हमारा एक रूटीन में चलता है। उसमें हम जीवामृत का जो लिक्विड बचता है उसको भी देते हैं और बायोगैस की स्लरी का हम प्रयोग करते हैं। हम हर साल बगीचे में बायोगैस की स्लरी डालते हैं और उसका जो लिक्विड लेके उसका स्प्रे भी हम इसके ऊपर करते हैं। तो ये तो हो गई आपने गोबर की खाद, न्यूट्रिएंट जो दिए, जी, इसमें जी। खाद जो दिया, जी जी फर्टिलाइजर। जी। अब उसके बाद आती है जब पैदावार लेने की बारी आती है, तो जी, जी। कितने साल में ये फ्रूट देना शुरू कर देता है? देखिए फ्रूट तो ये वैसे दूसरे साल स्टार्ट कर देता है, लेकिन अगर आप कमर्शियल एंगल से देखेंगे तो आपको तीसरे साल जो प्रोडक्शन आएगा वो है कमर्शियल लेवल पे आप से ले सकते हैं। देखो हर पौधा बराबर नहीं होता, आपकी जो है 25-30 किलो वही प्लांट देगा, कोई मान लीजिए 50 किलो भी देगा तो कोई 5 किलो भी देगा, लेकिन 3 साल के बाद यहाँ पे कमर्शियल लेवल पे इसमें हम आ सकते हैं, तो प्रोडक्शन आप ले सकते हैं। तीसरे साल कमर्शियल होगा और बिल्कुल। उसमें पैदावार एवरेज की बात करें मिनिमम, तो प्रति पौधा कितना? सर तीसरे साल की एवरेज देखिए वो थोड़ी सिचुएशन भी डिफरेंट रहती है। हमारी मिट्टी है थोड़ी सी कमज़ोर होती है, बिल्कुल रेतीली मिट्टी है, पानी भी खारा है, और कोई फर्टाइल लैंड अगर दूसरे एरिया में है तो उसका भी डिफरेंस रहेगा। लेकिन मैं हमारी बताना चाहता हूँ भाई, हमारी एवरेज मान के चलिए अगर फ़िलहाल की बात करें तो हम 35-40 किलो की एवरेज पकड़ के चल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पौधे जो हैं वह 1 क्विंटल प्लस के भी हैं, और सर कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो 5-10 किलो पे भी हैं। तो हर पौधे पे समान वेट नहीं आता है, तो एवरेज आपको यही निकल के आएगी मैक्सिमम। मैं हमारी एरिया की बता रहा हूँ, जो कितने बताए आपने? फर्टाइल लैंड है लगभग 35-40 किलो की एवरेज आप ले सकते हैं। मैं ये तीसरे साल की बात कर रहे हैं या अभी की बात? अब मैं तो अभी की बात कर रहा हूँ सर। तो अभी कौन सा 5 साल हो गया आपको? ये मेरे 5वें साल का हो चुका है, ये 6ठे साल की प्रोडक्शन हमारी 5वें साल की मान सकते हैं। मतलब 5वीं प्रोडक्शन है और 5वीं 6ठे साल की है हाँ ये। हाँ तो 6 साल बाद आपकी प्रति पौधा 40 किलो की बात आप कर रहे हैं। हाँ। 1 एकड़ में कितने पौधे लग जाते हैं? सर देखिए वो डिस्टेंस मायने करता है, भाई आप किस डिस्टेंस पे लगाते हैं। तो हमने 12 बाई 12 फीट पे लगा रखे हैं, लेकिन फिर भी ये आपस में मिले हुए हैं। तो जहाँ अगर इंटरक्रॉपिंग की बात करें तो बेर में इंटरक्रॉपिंग संभव नहीं है। अगर 20 बाई 20 पे भी लगाएंगे तो भी आपस में मैच हो जाता है, तो इसमें फिर तो आपने 12 बाई 12 पे लगाया, जिसमें जी भी जी ये जी। मिल गए हैं अभी बिल्कुल आकर बिल्कुल, के। इसमें कहीं भी निकलने की जगह नहीं है, और न अब की बार हम स्प्रे भी नहीं कर पाए। बिल्कुल जो प्राकृतिक तरीका बोलते हैं उस तरीके से हमने इस साल कोई भी स्प्रे हम नहीं कर पाए। तो कोई स्प्रे मतलब ये नेचुरल चीज़ों की स्प्रे? हाँ हमारी नेचुरल जो भी हमने तैयार कर रखा है, हमें हमारे ड्रम अब की बार जो है बिल्कुल भरे के भरे रहेंगे, क्योंकि बरसात भी अब की बार अच्छी थी, अत्यधिक बारिश होने के कारण फैलाव ज़्यादा हो गया, तो उसके कारण हम स्प्रे नहीं कर पाए। लेकिन हमें बेनिफिट उस चीज़ का मिला, जो हम बायोगैस की स्लैरी इसमें डालते हैं और जो खाद हम देते हैं, तो उसी से पौधे की पूर्ति हो गई है। ये ज़रूरी नहीं है भी आपको स्प्रे ही करना पड़े, ये लोगों में काफ़ी भ्रांतियाँ भी होती भी हमें इसका स्प्रे फंगीसाइड का करना पड़ेगा, इंसेक्टिसाइड का करना पड़ेगा, न्यूट्रिशन के लिए करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप नीचे अगर मिट्टी में भूमि में अगर अच्छी मात्रा में गोबर की खाद देते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। फ्लावरिंग आती है तो उस वक्त स्प्रे नहीं करना चाहिए, उससे फ्लावरिंग ड्रॉपिंग की समस्या रहती है। देखिए फ्लावरिंग के समय मधुमक्खियाँ बहुत अधिक मात्रा में आती हैं, और हमारे बगीचे में तो इतनी अधिकता है, मतलब नया आदमी आता है तो अंदर घुसता नहीं है। पर प्लांट हमें 200-300 मक्खी की एवरेज निकाल के चलते हैं, लेकिन उसके लिए हमने मक्खी का प्रबंध भी कर रखा है। हमने चारों कोने में लकड़ियाँ जो इसकी निकलती हैं कटाई के बाद, वो हमने उसमें इकट्ठी कर देते हैं, और गर्मियों में उनके लिए हमें गुड़ की व्यवस्था करते हैं, थोड़ा बोरी में भिगो के रखते हैं, और पानी की व्यवस्था करते हैं ताकि वह वहाँ से नहीं जाए। तो हमारे पास 12 महीने 4-5-6 मधुमक्खी के छत्ते परमानेंट रहते हैं हमारे पास, तो वो फ्लावरिंग स्टेज पे हमें बहुत काम आती है। तो फ्लावरिंग टाइम पे Pollination के लिए? पॉलिनेशन के लिए तो अक्सर किसान क्या करता है, अगर मैक्सिमम तो दिक्कत आती है सर केमिकल में, अगर ऑर्गेनिक करता है तो फिर भी चल जाता है, लेकिन केमिकल का स्प्रे अगर आपने फ्लावरिंग स्टेज पे किया तो वो फिर आपका नुकसान करेगा, क्योंकि मधुमक्खी भी आपकी मरेगी, और पॉलिनेशन के में उसमें दिक्कत आएगी। तो फूल के अंदर जैसे ही केमिकल जाता है तो वह फूल आपका ख़राब हो जाएगा। यानी कि फ्लावरिंग पे चाहे केमिकल खेती करें चाहे आप या ऑर्गेनिक करें, फ्लावरिंग जब आ रही हो तब स्प्रे ना करें। हाँ बिल्कुल। अक्सर किसानों को भ्रांति रहती है कि मक्खियाँ फूल का रस चूस लेती हैं या नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। दिक्कत आती नहीं, है। नहीं, ये गलत है। मधुमक्खी तो देखिए एक आधार है खेती का, अगर मधुमक्खी नहीं होगी तो खेती करना भी आगे संभव नहीं रहेगा। लेकिन अभी दिक्कतें आनी स्टार्ट हो गई, क्योंकि मधुमक्खी भी धीरे धीरे कम हो रही है। मतलब मधुमक्खियाँ तो हेल्पफुल होती हैं, सहायक होती हैं पॉलिनेशन के लिए, परागण के लिए। बिल्कुल बहुत हेल्पफुल। तो इसके बाद आती है प्रोडक्शन सही आ जाए सही तरीके जी, से, जी। तो बेचने की बारी आती है, तो किसान की बिल्कुल, सबसे बड़ी समस्या है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके यहाँ पर कैसे मार्केटिंग करते हैं, कैसे बेचते हैं? सर हमें मार्केटिंग में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, क्योंकि एक तो ऑर्गेनिक है, और जो भाई एक बार खा लेता है, मिठास इसमें इतना ज़बरदस्त है, आप सेब खाना भी भूल जाओगे, इतना ज़बरदस्त मिठास इसमें।
हाथ एक बार बेर खाने के बाद आपकी हाथ भी चटपटे रहते हैं, होठ भी चटपटे रहते हैं। तो मार्केटिंग की हमें कोई समस्या नहीं है। 2, ढाई, 3 क्विंटल तक हमारी सेल हमारे फार्म से होती है। खेत से ही बिक जाता है? बिल्कुल खेत से भी जाता है। और कुछ जो थोक में जो रेहड़ी वाले द्वारा जो साइकिल पे बेचते हैं वह भी यहीं से उठा के ले जाते हैं हमसे। क्या भाव बिकता है आपका खेत से? खेत से सर हम 40 से 50 रुपये किलो देते हैं। ये हमारा रिटेल का रेट है। कोई थोक में लेता है तो उसका थोड़ा बहुत और करना पड़ता है, 5-4 रुपये का। ओके, और अगर मान लो कभी मंडी में जाना हो तो वहाँ क्या भाव रहता है? सर मंडी में पहली बात तो बहुत ही कम जाते हैं, हम एक आध बार जाते हैं। लेकिन अगर मंडी के भरोसे किसान लगाता है तो मैं तो सलाह उसको नहीं दूंगा। भाई वही किसान इसको लगाए जो खुद थोड़ी बहुत अपनी मार्केटिंग कर सके। लेकिन मंडी में जाएगा तो इसका मैक्सिमम आपको शुरुआत में 20-25 रुपये से ज़्यादा आपको भाव मंडी में नहीं मिलेगा। 20 से 25 रुपये मिलेगा, उसमें इसकी पूर्ति होना, मतलब आमदनी अच्छी होना मुश्किल है। सर उसमें फिर कॉस्टिंग भी, लेबर के खर्चे भी होते हैं, फिर काफ़ी प्रकार की समस्याएं आती हैं। आपका ट्रांसपोर्ट का भी चार्ज एक्स्ट्रा लगता है। तो अगर फार्म से ही अगर आप 2 रुपये किसी को सस्ता देंगे तो वो बेस्ट रहता है मंडी की बजाय। तो मंडी में नहीं जाना चाहिए किसान को। मतलब मंडी में फ़ायदा नहीं है। तो ये अगर इसमें खर्चे की बात करें तो क्या मेन खर्चा रहता है? एक तो बाउंड्री आपने बताया, फेंसिंग ज़रूरी जी, है, जी, जी। और क्या है? फेंसिंग का खर्चा हो गया, लेबर की कॉस्ट हो गई, तुड़ाई की है, बेचने की है। तो आप बताइए क्या क्या खर्चे हैं? खर्चा देखिए, सबसे पहले तो आपका फेंसिंग का खर्चा है। अब कितने एकड़ में करना है, जितना थोड़ा एरिया ज़्यादा बड़ा होगा कॉस्ट आपकी घटेगी। अगर सिंगल 1 एकड़ पे करते हैं तो उसकी कॉस्ट आपकी बढ़ेगी। जैसे मैंने 5 एकड़ में किया था तो हमारा 5 एकड़ का 2 लाख रुपए का हमारा फेंसिंग का खर्चा आया था जब हमने लगाया 6 साल पहले। और 2 लाख रुपए हमारा ड्रिप का खर्चा आया था। तो ये अगर कोई भी भाई लगाता है तो भाई हो सके, आपने ज़रूरी नहीं भी सभी में बागवानी लगानी है। तो थोड़ा सा जितना एरिया बड़ा करेंगे कॉस्टिंग आपकी कम होती जाएगी। तो इसमें टोटल मिला के हमारा 5 एकड़ का अगर खर्चा मान के चले तो हमारा 10 से 12 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट हमने कर रखा है। 10 से 12 लाख तो इनिशियल स्टेज पे किया बिल्कुल आपने। बिल्कुल, ये शुरुआती खर्चा है हमारा। और अब बात करते हैं रनिंग कॉस्ट की, जो लागत है फसल लेने के लिए, वो क्या रहती है? देखिए इसमें तो 2-3 बंदे तो परमानेंट हमें सीजन पे रखने पड़ते हैं और एक बंदा हमारे पास परमानेंट रहता है। तो टोटल कॉस्ट आप अगर टोटल लेबर मान के चले तो 1.5 लाख रुपए मेरा पर ईयर का लेबर का खर्चा है। 1.5 लाख रुपए का है। जी जी तो इस साल आपकी छठे साल में आमदनी की बात करते हैं, जी जी अगर मार्केटिंग सही हो जाए जी। तो कितनी प्रोडक्शन की उम्मीद कर रहे हैं? देखिए 8 से 10 लाख रुपए की उम्मीद है हमें, इतनी आ जानी चाहिए। क्योंकि अभी प्रोडक्शन पूरा आया नहीं है तो अभी क्या आएगा, मतलब आइडिया हम लगा सकते हैं इस चीज़ का। तो ज़्यादा कन्फर्म मैं इस बारे में नहीं कह सकता। 8 से 10 लाख की उम्मीद कर रहे हैं कि बिल्कुल अभी तक उम्मीद कितने क्विंटल बेच चुके हैं? अभी 100 कुंटल के आसपास हमने बेच दिया है। 100 क्विंटल हाँ, बेच 100 चुके कुंटल हैं, प्लस बेच दिया हमने। बाकी इससे ज़्यादा और अभी हाँ, है फसल बिल्कुल में। बिल्कुल बिल्कुल। तो बात करें, अगर अगर इसी को आप केमिकल में करते तो क्या इतनी मिठास और प्रोडक्शन होती यहाँ रेतीली ज़मीन में? नहीं, बिल्कुल भी। पहली बात तो अगर यही आप केमिकल में करते तो आपका प्लांट ही सर्वाइव नहीं कर पाता। क्योंकि पहली बात तो पानी इतना खा रहा है, TDS इतना ज़्यादा है। ऊपर से अगर आप केमिकल डालते हैं तो पौधा ही आपका सर्वाइव ही नहीं करेगा जी, पौधा ही मर जाएगा आपका। ये तो ऑर्गेनिक है इसलिए सर्वाइव किया हुआ है। अगर वैसे जनरल बात करें, पानी ठीक हो, मीठा हो और आपका ज़मीन भी ठीक हो, तो बागवानी, चाहे वो एप्पल बेर की बात हो या कोई भी, कितना सक्सेसफुल है ऑर्गेनिक तरीके से? 100% सक्सेस है सर, बिल्कुल 1% भी डाउट इसमें नहीं है। अगर अगर कोई फॉल्ट आता तो किसान की वजह से आता है, उसकी नासमझी की वजह से आता है। अगर कोई लगाए तो पूरी चीज़ समझ के अच्छी तरह पूरी स्टडी करके तब लगाए। किसान कई बार जल्दबाजी में, भाई किसी एक फार्मर से पूछ लिया, किसी नर्सरी वाले ने बोल दिया ये लगा लो वो लगा लो, तो उसके कहने से कई बार लगा लेते हैं, उसी में किसान घाटा खाता है। तो पूरी स्टडी करो। देखो हर चीज़ हर एरिया में नहीं होती, तो उसके हिसाब से आपको अपने एरिया के हिसाब से स्टडी करो। मंडी की स्टडी करो, भाई मंडी में क्या चीज़ अधिक है, भाई किस चीज़ की मार्केटिंग में दिक्कत आ सकती है, मंडी में कौन सी चीज़ की शॉर्टेज है, आप थोड़ा उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। तो ये ज़रूरी है फार्मर के लिए। मतलब लेकिन संभव है कि ऑर्गेनिक तरीके से प्रोडक्शन अच्छी आएगी? बिल्कुल आएगी सर। केमिकल्स की बजाय आप 1% भी आपका मतलब जो प्रोड्यूस है वो कम नहीं होगा, 1% भी नहीं होगा। ये मैं गारंटी दावे के साथ कह सकता हूँ। आपने ये जाल भी लगाया हुआ है, जी जी ये कितने में लगा, इसका क्या फ़ायदा है और क्यों लगवाया? सर देखिए, पक्षियों का नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। जो भी प्रोडक्शन होता है उसका मान के चलिए 25 से 30% नुकसान पक्षी कर देते हैं। तो उससे बचने के लिए हमने इसको अब की बार लगवाया है। और इसका जहाँ खर्चे की बात है तो आप मान के चलिए लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये इसका पर एकड़ का आपका खर्चा आएगा। वो आप स्टेकिंग के लिए अपने बांस लगाने हैं या लोहे के पाइप परमानेंट लगाने हैं, वो थोड़ा उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप बांस के सहारे लगाते हैं तो भी आपका 25 हज़ार रुपये के आसपास आएगा। और बांस वैसे ठीक है, किसान को ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये भी 4-5 साल तक चल जाता है। नीचे से ट्रीट करके थोड़ा पॉलीथीन वगैरह बांध के उसको पक्के से लगाइए, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगर मान लो इन्हें खुला छोड़ते हैं तो 25 से 30% नुकसान हो जाता है। तो वो नुकसान क्या पक्षी खा जाते हैं? क्योंकि इसे आध्यात्मिक बात, धर्म की बात करें तो पक्षियों के लिए भी कुछ चाहिए, लेकिन क्या खाते कम है, नुकसान ज़्यादा करते हैं, कैसे?
सर देखिए, अगर कोई पक्षी खा लेता है तो हमें भी संतुष्टि होती है, इस बात की कोई दिक्कत नहीं होती हमें। लेकिन जहाँ बात करें तो तोते की बात करें अगर, तो वो इस टहनी पे अगर बैठ गया तो खाएगा तो एक भी नहीं, लेकिन नीचे अगर 5 मिनट रह गया तो 2 किलो बेर नीचे डाल के रख देगा सर। सबसे बड़ी समस्या वो है। तो उसके लिए हमने तोते का भी वैसे थोड़ा प्रबंध कर रखा है। हमने 20-30 पेड़ बाउंड्री लाइन के खाली छोड़ रखे हैं, वो उनके पक्षियों के लिए हमने छोड़ रखे हैं। और फिर जो छोटी चिड़िया होती है वो तो फिर भी नेट के अंदर से आ जाती है। हमने थोड़ा नेट थोड़ा बड़ा है ये, तो चिड़िया तो अंदर से आ जाती है। सिर्फ तोते का बचाव है इसमें। और तोता फिर भी कुछ पेड़ हैं बाहर, उनको खा के अपना काम चला लेते, क्योंकि जिस हमने प्रकृति ने जिसको बनाया, हमने उसी को, भगवान ने भी उसी को बनाया, हमने भी तो इस फर्ज उनका ही बनता है, हमारा ही बनता है भाई, पेट तो उनको ही भरना पड़ेगा। तो इस तरह से जाल लगाने से जो नुकसान होता था, जो नीचे गिरता था, वो सिर्फ हमने नुकसान को बचाया है। तो दोस्तों, जैसे सुभाष बोरा जी ने बताया कि पूरी जानकारी लेकर आप कोई भी बागवानी करेंगे ऑर्गेनिक तरीके से संभव है। बस ज़रूरत यह है कि आपकी मिट्टी की, पानी की और हवा एनवायरनमेंट की कंडीशन को देख करके आप वही फसलों का चुनाव करें जो यहाँ आसानी से हो सकती है। इन्होंने एप्पल बेर का चुनाव किया और अब इस एप्पल बेर से ये सफलतापूर्वक प्रोडक्शन लेकर के अच्छी आमदनी कर रहे हैं। ये ट्रेनिंग भी देते हैं यहाँ पर। ये हरियाणा में भिवानी जिले के नीमड़ी वाली गांव के रहने वाले हैं और बहुत से किसानों को जानकारी दे चुके हैं। आपको भी यदि ऑर्गेनिक खेती की जानकारी ले सकते हैं तो नंबर हमने दिया हुआ है, इनसे संपर्क कर सकते हैं। ये बोरा ऑर्गेनिक फार्म के नाम से आप इनको सर्च भी कर सकते हैं। ऐसे ही और किसानों से आपको मिलवाएंगे ताकि किसानों का खर्चा घटे और आमदनी बढ़े। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।